नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एक लंबे अरसे के बाद हम YouTube पर मुलाकात कर रहे हैं। अभी दिसंबर 2022 में मेरी PhD पूरी हो चुकी है और 2 साल तक मैं बहुत व्यस्तताओं में रहा। बीच में 1-2 वीडियो मैंने कुछ 11वीं और 12वीं की पुस्तकों के डाले थे, तो बहुत लंबे समय तक बातचीत नहीं हो पाई। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ RPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी भर्ती घोषित की जा चुकी है। हालांकि RPSC ने अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से RPSC को अभ्यर्थना भेज दी गई है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो अभ्यर्थना वापस कार्मिक विभाग के पास आई है। ये विभागीय प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है। उसको लेकर बातचीत हो रही है, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं। तो एक वीडियो मैंने पहले YouTube पर डाला था। हालांकि मुझे लगता है कि वह वीडियो भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी 2-4 संशोधन करते हुए, क्योंकि पिछला जो प्रश्न पत्र आया था वो एक अलग प्रकार की मैं कह सकता हूँ परिस्थिति तैयार करता है। तो उसको लेकर या कुछ आपके सवाल उस प्रकार को लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उससे पहले RPSC से पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर लें और पाठ्यक्रम की हार्ड कॉपी हमेशा अपने पास रखें। उसको देखते हुए आप यह वीडियो देखें। और मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रकार से और पाठ्य सामग्री और इस प्रक्रिया को अगर अपनाते हैं तो हम केवल इंटरव्यू कॉल नहीं होंगे, बहुत अच्छे स्कोर के साथ हम इंटरव्यू में बैठेंगे। और यही RPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवश्यक है कि आप जब इंटरव्यू में बैठे तो आपका पेपर में स्कोर बहुत अच्छा हो, स्कोर बहुत बढ़िया हो, नहीं तो बाद में फिर परेशानी रहती है। तो इसके लिए आप कुछ पुस्तकों के नाम मैं बता रहा हूँ और एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पेपर की, जिसमें भाषा, काव्यशास्त्र और कुछ साहित्यिक रचनाएं इस प्रकार का मिला जुला रूप है। भाषा के स्तर के लिए बात करें तो इसमें हिंदी भाषा के कुछ 2-4 टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है कि 2 किताब बहुत उपयोगी है। और किताब अगर बहुत सामान्य प्रश्न आते हैं, सामान्य से भी ठीक ठाक प्रश्न आते हैं, तो मुझे लगता है एक किताब ही काफ़ी है। हिंदी भाषा नाम से किताब आती है हरदेव बाहरी की। बहुत नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होती है कि जब वो हरदेव बाहरी की कोई पुस्तक लाने के लिए जाते हैं तो बाजार से उनको हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग ये पुस्तक उनको दे दी जाती है। वह पुस्तक अलग है। इस पुस्तक का नाम यह हिंदी भाषा हरदेव बाहरी की पुस्तक है। लाल या नीले कवर में आती है और ऑनलाइन इसको खरीदा जा सकता है। बहुत छोटी सी पुस्तक है और बहुत प्रामाणिक पुस्तक है। हिंदी भाषा, राजभाषा, देवनागरी लिपि, भाषा का विकास, बोलियां आदि के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। दूसरी पुस्तक आप खरीदना चाहें तो हेतु भारद्वाज की पुस्तक है हिंदी भाषा उद्भव और विकास। असल में हिंदी भाषा उद्भव और विकास जो हेतु भारद्वाज की पुस्तक है, वो 2 पुस्तकों को सहायता लेकर तैयार की गई है। मुझे लगता है कि हरदेव बाहरी की जो हिंदी भाषा पुस्तक है उसकी भी उसमें सहायता ली गई है। एक किताब हिंदी भाषा नाम से ही भोलानाथ तिवारी की भी आती है, तो उसमें से भी बहुत महत्वपूर्ण सामग्री उसमें छांट ली गई है। तो आप हिंदी भाषा हरदेव बाहरी को पढ़ने के बाद में हेतु भारद्वाज की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। उनकी पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा उद्भव और विकास। राजस्थानी बोलियों को लेकर और राजस्थानी भाषा को लेकर जो प्रथम प्रश्न पत्र की जो पहली यूनिट है, उसमें राजस्थानी बोलियों को लेकर एक लाइन लिखी गई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जितना आपको मिल जाए उतना बेहतर है। इसके अलावा अगर आपको इससे अधिक सामग्री चाहिए तो आप GK पढ़ेंगे, जो थर्ड पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस GK में पढ़ेंगे। वहाँ भी राजस्थानी भाषा और बोलियाँ वो वहाँ पाठ्यक्रम में शामिल है। तो पेनोरमा की जो गाइड आती है उसमें बहुत अच्छी सामग्री दी गई है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा के लिए इतनी सामग्री काफ़ी है। इसके बाद में हम बात करें व्याकरण की। व्याकरण की अनेक पुस्तकें पढ़ें। व्याकरण में आप कामता प्रसाद गुरु को पढ़ें और हरदेव बाहरी और केदार पांडे की एक अच्छी पुस्तक आती है जिसका नाम है सामान्य हिंदी, और हिंदी शब्द और प्रयोग में पढ़ी जा सकती है। व्याकरण के लिए कोई पुस्तकों का अंत नहीं है। जो भी पोर्शन, जो भी भाग उदाहरण के रूप में चलता हो, जहाँ उदाहरण के रूप में प्रश्न आते हो, उसमें फिर किसी भी प्रकार की पुस्तकों का अंत नहीं होता। आप जितनी पढ़ेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे। लेकिन व्याकरण यहाँ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि 1 या 2 किताब सामान्य हिंदी पढ़ लें हरदेव बाहरी का, और चाहे तो कामता प्रसाद गुरु को एक रेफरेंस के रूप में पढ़ सकते हैं। वहाँ से सीधे प्रश्न, क्योंकि उदाहरण वहाँ कम है, किताब बहुत अच्छी है।
उनको पढ़ा जा सकता है। और भी आप चाहे कोई गाइड पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र दो तरह का है, स्नातक स्तरीय काव्य शास्त्र, रस छंद अलंकार आदि। उसके लिए भी जितनी किताबें पढ़ी जाएं कम है। मुझे लगता है कि 2-3 किताबों के मैं नाम यहाँ लेना चाहूँगा जो मैंने पढ़ी थी और मुझे लगता है अभी भी वो काम कर रही हैं। एक तो काव्यांग प्रभा नाम से किताब है, डॉक्टर नवीन नंदवाना जी ने लिखी है उस किताब का, भी उसका दूसरा संस्करण भी आ गया है, उसमें उदाहरण काफ़ी ज़्यादा है। और हेतु भारद्वाज की किताब भी है, डॉक्टर वेंकट शर्मा की किताब है, मनोज कुमार मिश्रा जी ने भी एक ऐसी एक गुटका निकाला था, एक गाइड ऐसी निकाली थी जिसमें उदाहरण काफ़ी है और उदाहरणों के वहाँ पे अनुवाद भी हैं। तो वो अगर आपके कॉलेज व्याख्याता के पाठ्यक्रम के अनुसार हो तो वो आप देख सकते हो। हालांकि उन्होंने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए ऐसे निकाली थी, वो सरल काव्य शास्त्र ऐसे करके गाइड है, तो उसको भी देखा जा सकता है। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि ऐसा पोर्शन जिसमें उदाहरण ज़्यादा आते हों और जिसमें नियम एक बार देखने की जरूरत है, फिर बाद में उदाहरण के द्वारा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। उसके लिए फिर आप कितनी किताबें पढ़िए। अगर एक बार आपको अलंकार पहचानने में आ जाते हैं तो फिर आप एक किताब को एक ही बार पढ़ पाएंगे, दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी किताबों को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ज़्यादा किताबें पढ़ने से इसमें अनुभव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पहचान करने की जो क्षमता वो बढ़ जाती है। बस इतना ही इसमें होता है। तो काव्य शास्त्र के लिए मैंने कुछ किताबों के नाम आपको बताए। अब दो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आ जाते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए मैं हमेशा से बताता रहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो आप पढ़े भगीरथ मिश्र को, प्रामाणिक पुस्तक है। अब पिछली बार काव्य शास्त्र जो प्रश्न जो पूछे गए काव्य शास्त्र से, वो उन प्रश्न की प्रकृति ऐसी थी कि उनको लगता कि पता नहीं कहाँ से आ गए, जबकि प्रश्न तो मूल किताबों से पूछे जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि वर्तमान में जितने भी, जैसे मैंने कोई किताब, मान लो मैंने 5 किताबें पढ़ी और 5 किताबों को इकट्ठा करके एक नोट्स बना दिया, तो फिर वो मेरे द्वारा बनाई गई जो किताब है वो किताब नहीं है, वो गाइड है। और असल में मूल आचार्यों के द्वारा, चाहे वो हिंदी साहित्य के आचार्य हुए या बड़े विद्वान हुए, उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ उनकी जो भाषा है और मैंने जैसे कोई किताब लिखी उसकी जो भाषा, उसमें अंतर आ जाता है। काव्य शास्त्र में भाषा का बड़ा महत्व है। उसी बात को अगर दूसरी भाषा में मैं बदल कर आपको समझा दूं तो आपको समझने में आसान लगेगी, लेकिन परीक्षा में अगर उसने मूल पुस्तक से उसी भाषा को उठा लिया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप कोई गाइड पढ़ रहे हैं, आप कहीं से किसी गुरु से पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मूल पुस्तकें जरूर पढ़ें काव्य शास्त्र के लिए, और भाषा को पहचाने की उसको, और वहाँ सब समझने की चीज़ें हैं, रटने की चीज़ें बहुत कम हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए मैं बात करूँगा क्योंकि ज़्यादा डिस्कस से लंबा हो जाएगा वीडियो। भगीरथ मिश्र को पढ़े, भारतीय काव्य शास्त्र। रीति काव्य की भूमिका में 6 सिद्धांत दिए हुए हैं। डॉक्टर नगेंद्र की रीति काव्य की भूमिका है, उसमें 6 सिद्धांत हैं। रीति काव्य की भूमिका पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पोर्शन है 70-80 पेज का, 50-1 पेज का होगा मेरे हिसाब से, बस उसको पढ़ना है। रीति काव्य के शास्त्रीय आधार एक पाठ का नाम है इस किताब में, केवल वो एक पाठ पढ़ना, उसमें 6 सिद्धांत जो आपके पाठ्यक्रम में वो दिए गए हैं। अगर आप बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि करना चाहिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बहुत सीमित और बहुत गाइड और बहुत शॉर्टकट में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आगे आपको इंटरव्यू भी देना है। आप मूल पुस्तकों से पढ़े, अभी मौका है। मुझे लगता है वैकेंसी आने में, पेपर होने में समय लग सकता है, कितना लगेगा ये आप, इस पर मैं टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूँगा, अब भी नहीं करूँगा, आगे भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे लगता है काफ़ी समय है, और जब समय हो तो बहुत अच्छे से और बहुत मूल पुस्तकों के साथ और कंसेप्ट क्लियर करते हुए, डेटा को संकलित करते हुए, डेटा को रटते हुए तैयारी की जानी चाहिए। 3 चरण होते हैं कोई परीक्षा के, मैं हमेशा कहता हूँ आप बातों को समझें, बातों को नोट करें, नोट्स बनाएं खुद के और फिर उनको याद करें। इस 3 प्रोसेस से अगर आप निकलते हैं तो आप कोई भी प्रकार के प्रश्न को हल कर पाएंगे, चाहे वो एनालिसिस बेस हो, चाहे वो डेटा बेस हो, किसी प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो अगर आप काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय की 2 किताबें हैं। असल में एक किताब के 2 भाग है, भारतीय साहित्य शास्त्र प्रथम खंड और भारतीय साहित्य शास्त्र दूसरा भाग नाम से 2 किताबें आती है। मुझे वो किताब मिली नहीं, मुझे लगता है या तो उसका प्रिंट बंद हो गया है या पता नहीं, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे वो किताब नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छी मतलब जगह वो किताब मिलती होगी, ग्रामीण प्रवेश में उपलब्ध नहीं है। ई पुस्तकालय पे उसको आप ई बुक के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ जाने का मतलब है कि आपको बहुत गहरी और बहुत अच्छी छानबीन और एक अच्छा एक बहुत गहरा नॉलेज आपको हो जाएगा। लगभग 2 पुस्तकों में 1000 पेज है। अगर आप उनको प्रिंट निकाल के पढ़ पाएँ तो ही यहाँ जाएँ, नहीं तो आप रीति कवि की भूमिका और भगीरथ मिश्र से काम चलाएँ एक बार। इसके बाद बात करें पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में मुझे जो ठीक किताब लगती है वो सत्यदेव मिश्र की है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र अधुनातन संदर्भ, ये पुस्तक का नाम है। सत्यदेव मिश्र की जब किताब लेने जाते हैं विद्यार्थी तो वहाँ भी उनको भ्रम हो जाता है। असल में सत्यदेव चौधरी की भी एक किताब है, तो वो किताब वो ले आते हैं। सत्यदेव मिश्र नाम याद रखें। दूसरी किताब मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। उसमें कहानी बहुत अच्छी है। प्लेटो ने कोई बात कही तो उसके पीछे कहानी क्या है, पूरी डिटेल से वो बता रहे हैं। पढ़ने में आपको हो सकता है एक बार लगे, थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन आप अगर चीज़ों को जोड़ेंगे, जब आप पढ़ रहे हैं और फिर चीज़ों को अपनी कल्पना के सहारे से जोड़े, अच्छा ये बात ऐसे हुई तो इसका कारण ये, तो बहुत अच्छी कहानियाँ वो बताते हैं और बहुत अच्छे रोचक, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो पुस्तक। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए देवेंद्र नाथ शर्मा। अब वो जो मैं बात बता रहा था सत्यदेव चौधरी की जो पुस्तक है वो अशोक प्रकाशन की गाइड टाइप पुस्तक है। हालांकि उसको भी ठीक लिखा गया। सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त बड़े मुझे लगता है कि अच्छे विद्वान व्यक्ति रहे होंगे, तो उन्होंने ठीक ठाक लिखी है। अगर सामान्य स्तर के प्रश्न आते हैं तो उस किताब के 2 फायदे हैं। वो मोटी मोटी बातें, सामान्य से सामान्य बातें आपको बता देती है, अगर सामान्य प्रश्न उसमें से सही हो जाते हैं। दूसरा उस किताब का ये फायदा है कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र एक जगह है। तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त की पुस्तक है, वो भी आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के 2 पुस्तकें भारतीय काव्य शास्त्र के लिए, 2 पुस्तकें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए, और एक कंबाइंड हो जाती है। इसके अलावा भी अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो मैं एक किताब का नाम आपको और बताना चाहूँगा। वो मुझे लगता है कि चाहे वो स्कूल या व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, वो किताब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। जैसे हम शब्दकोश खरीदते हैं उसी प्रकार से उस किताब को खरीदा जाना चाहिए। उस किताब का नाम है हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। डॉक्टर अमरकांत उसके लेखक हैं। बहुत सारे प्रश्न तो वहीं से उठा लिए जाते हैं। उसमें आपको असल में जैसे ध्वनि सिद्धांत है, प्रगतिवाद है, प्रगतिशीलता है, कई बार सीधा पूछ ले प्रगतिशीलता क्या है, किसी इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले तो हमें सीधी बात पहला उत्तर नहीं आता, तो वो किताब वहाँ बहुत सहायता करती है। रेफरेंस बुक है। हिंदी आलोचना में जितने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन शब्दों की कम से कम 1-1 पेज में व्याख्या है। तो बड़े बड़े सिद्धांतों और वाद जितने भी हैं उनके बारे में उस पुस्तक में बताया गया है। तो उस पुस्तक को भी आप कोशिश करें खरीदें। अब पहले पेपर की जो 4थी और 5वीं यूनिट है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सभी पुस्तकें मूल खरीदें, चाहे वो पद्य की है चाहे गद्य की है। अगर आपके 25 ही पद लगते हैं तो भी आप मूल ही खरीद लो। कुछ पुस्तकों में आपको टीका साथ में मिलेगी, अनुवाद साथ में मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। ज़्यादातर पुस्तकों में अनुवाद की उतनी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अनुवाद यूट्यूब से या किसी मूल पुस्तकें खरीदने के बाद में कोई एक गाइड ऐसे खरीद सकते हैं जहाँ उनके अनुवाद हों, लेकिन पहले मूल पुस्तकें खरीदें। मैंने ऐसी भी किताबें देखी है मार्केट में जिसमें एक पद दे देते हैं, दूसरा पद आधा दे देते हैं, बीच में से कट कर देते हैं, ऐसा कुछ होता रहता है। मतलब भरोसा नहीं है मुझे लगता है कि जो मूल किताबें बाजार में है, पुस्तकों पे किया गया खर्च वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, तो आप उनको खरीदें और उनको अब पढ़ने का अच्छा मौका है। एक ये भी है कि जब आप भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना शुरू करें तो साथ साथ में एक पुस्तक 4थी और 5वीं यूनिट से पकड़ लें और उसको साथ साथ में रोजाना 1-2 घंटे पढ़ते रहें, क्योंकि मतलब वहाँ याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप गोदान पढ़ रहे हैं, आप मान भट्ट की आत्मकथा पढ़ रहे हैं, आप कोई निबंध पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़िए, समझिए, आनंद लीजिए और अंडरलाइन करते रहिए। जब पुस्तक पूरी हो जाती है तो अंडरलाइन जो कर रखा है उसकी समरी बना लीजिए। ये आपको मूल परीक्षा के समय बहुत काम आएगी, क्योंकि जो मुख्य परीक्षा होगी उस समय आप सभी किताबों को रिपीट नहीं कर पाओगे। कोशिश करिए कि परीक्षा से पहले इन किताबों को 2-3 बार पढ़ दिया जाए और इनमें से जो भी काम की बात आपको लगती है पिछले प्रश्न पत्र को देखते हुए उनको आप नोट कर लीजिए। ये 4थी और 5वीं यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा विस्तार से बात यहाँ नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी 15 मिनट हो चुकी हैं। फर्स्ट पेपर की बात और करते हैं थोड़ी सी। सेकंड पेपर की हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में मैं रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है, और डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास।
आजकल एक किताब और प्रचलित हो रही है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है। बहुत छोटी किताब है। एक तो ये है कि इन इतिहासों को उसी क्रम में पढ़ना है जिस क्रम में वो प्रकाशित हुए। पहले आप शुक्ल जी को पढ़िए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़िए, बच्चन सिंह को पढ़िए, विश्वनाथ त्रिपाठी को पढ़िए। इनको इस क्रम में, जिस क्रम में वो प्रकाशित हो उस क्रम से पढ़िए, क्योंकि यहाँ विचारधारा का बहुत महत्व है। शुक्ल जी को तो जितनी बार पढ़ पाए उतनी बार पढ़ें, जितनी बार आप 5 बार 10 बार जितनी बार पढ़ पाए उतनी बार पढ़ें। एक बात यह भी है कि इनके नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप एक साथ पढ़ते हैं तो आदिकाल को एक साथ पढ़िए, पूरे सभी किताबों में आदिकाल को एक साथ पढ़िए, आदिकाल के नोट्स बनाइए, फिर आदिकाल को याद कीजिए, फिर आगे बढ़िए। इस प्रकार से कर सकते हैं। आधुनिक काल के लिए और गद्य विधा की जो एक यूनिट है उसके लिए नगेंद्र और हरदयाल की पुस्तक मुझे ठीक लगती है। रामचंद्र तिवारी को हम पढ़ें, या मुझे लगता है कि जो 5वीं यूनिट है गद्य की, उसके लिए बहुत अधिक कोई ऐसी किताब जो स्पेशल गद्य की, उसको पढ़ना ठीक नहीं है। इसमें इतनी ऊर्जा जाती है कि इतनी ऊर्जा में आप, मुझे लगता है कि फर्स्ट पेपर की 2-3 यूनिट कर सकते थे। तो 5वीं यूनिट में मैं ऐसा नहीं कहूँ उसको छोड़े, लेकिन नगेंद्र और हरदयाल द्वारा संपादित जो इतिहास है उसमें आप उसको पढ़ें। उसके अलावा कुछ 1-2 5-7 सवाल ऐसे आते हैं जो नई किताबों से आते हैं। जैसे अभी जैसे मैं स्कूल व्याख्याता की और हम थोड़ा मार्गदर्शन कक्षाएं चल रही थी, तो उसमें महाबली नाटक आया था असगर वजाहत का। तो मैंने क्लास में बात कही भी, असगर वजाहत का महाबली नाटक अभी आया, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, और वो नाटक फिर पूछा गया परीक्षा में। तो ऐसे अपने थोड़ा सा जागरूक भी रहें कि अभी हिंदी साहित्य में क्या चल रहा है, किस प्रकार की नई किताबें आ रही है और किस प्रकार की चर्चित रचनाएं आ रही है, तो और किस किन रचनाओं को पुरस्कार अभी मिला है। ये थोड़ा सा, जैसे रेत समाधि है गीतांजलि श्री की, तो पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आप ये कहें कि वो किसी गाइड में नहीं है, तो वो तो समकालीन घटनाक्रम में आता है, उसको जरूर देखें। बाकी इन जो किताबों के नाम मैंने आपको बताए, आप कोशिश ये करें कि पहली बार में इनको पढ़ें अच्छे से। जब पढ़ें तब याद कुछ नहीं करें। याद करना और समझना एक साथ न करें तो बेहतर है। पहली बार में पढ़ें, समझें और नोट्स बनाने की कोशिश करें, और नोट्स बनाने के बाद में उसको याद करें, और जितनी बार उसको रिवाइज करें। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे किताबों को, तो हो सकता है 2 बातें आपको और नजर आए, तो फिर नोट्स में ऐड कर सकते हैं। पहली बार जब आप नोट्स बनाएं तो नोट्स को थोड़ा खुला खुला बनाएं, उसमें बीच में लाइन छोड़े, बीच में स्पेस छोड़े, ताकि कोई बात बाद में मिले तो उसको ऐड किया जा सके। हो सकता है अन्य किसी पाठ्य पुस्तक से हमें सामग्री मिल जाए तो उसको भी ऐड किया जा सके। इस प्रकार की बातों का ध्यान रखें। और यह निश्चित है कि पिछली जो परीक्षाएं हुई है, 2 परीक्षाएं अभी तक जो मेरे देखने में, 2018 की 14 की जो भर्ती थी और फिर 18 की 20 में पेपर हुआ, किसी भी माइंड सेट को लेकर काम नहीं करें। आप मूल रूप से 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखें कि जो धारणाएं हैं क्या वो हमारी समझ में आती है, जो कंसेप्ट हैं वो क्या हमारे क्लियर है, और क्या डेटा हमें याद है। और पिछली परीक्षाओं से प्रश्न पत्र जरूर पढ़ें, उनसे प्रेरणा जरूर लें, लेकिन उनको लेकर कोई ऐसी धारणा इतनी मेरिट रहती है, इस प्रकार की बातें, ये सब सोचने का समय अभी नहीं होता। तो तैयारी शुरू करें, और किताबें जितनी हमने देखी है, पढ़ी है, जो अभी हमने चर्चा की है, मुझे लगता है कि 90% से जो प्रश्न है वो उनमें से आ जाते हैं। अब इनको आप कैसे मैनेज कर पाते हो, अभी हमने चर्चा की कि पहले पढ़ें, नोट्स बनाएं, फिर याद करें, फिर किताबों को पढ़ें, फिर कोई बच गई तो फिर बात ऐड करें। कम से कम 2 राउंड किताबों के, 3 राउंड किताबों के निकालें, समय है अभी, निकाल सकते हैं। फिर जब ऐसा लगे किताबें छन गई हैं और नोट्स में आ गया है सारा मटेरियल, तो फिर उस नोट्स को याद करते रहे, रोजाना याद करें। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो रट्टा मारने वाली हैं, जैसे गद्य विधाओं में अधिकतर, तो एक गद्य विधा को आप पकड़ सकते हैं। हालांकि इसके लिए तैयारी कैसे करें नाम की एक प्ले लिस्ट है, अगर वहां भी आप देखें तो हिंदी गद्य कैसे पढ़े, इस प्रकार के वीडियो कुछ बनाए गए हैं, तो वहां से भी आप कुछ सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी आप सब मुझे लगता है कि बिना किसी वैकेंसी का इंतज़ार किए और बिना किसी अध्यापक का इंतज़ार किए आप पुस्तकें मंगाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। और जितना आप खुद कोई चीज़ निकालेंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि हालांकि मैं कुछ मार्गदर्शन कक्षाएं लगाता रहता हूं, लेकिन अगर हम कहीं बैठकर अपनी 3-4 किताबों को सामने रखें, उनको पढ़ें, तुलनात्मक रूप से सोचते हुए खुद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वो एक स्थायी चीज़ होगी, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और दूसरे के द्वारा दिए हुए निष्कर्ष वो उधार का ज्ञान रहता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, कोचिंग वगैरह भी चलती है, सब विद्यार्थी करते ही हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा,
लेकिन मैं तुलनात्मक रूप से बात कर रहा हूँ कि आप किसी से प्राप्त निष्कर्ष और खुद के द्वारा उपजाए गए निष्कर्ष में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो अभी समय है कि आप अपने खुद के निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अपने खुद का एक माइंडसेट, अपनी जो धारणा है उसको लेकर भी आप कुछ एक सोचना शुरू कर सकते हैं। इंटरव्यू के समय ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है। अगर आपने खुद मूल किताबें पढ़ी है और उनके द्वारा आपने अध्ययन किया है तो साक्षात्कार के समय आप हिचकेंगे नहीं, बहुत सारी बातें आप तुलनात्मक रूप से बता पाएंगे। ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।